नमस्कार दोस्तों। स्वा मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में सजेशन ज़रूर दें। और यदि आपके पास ज्योग्राफी का 9th क्लास का बुक है तो उस बुक को खोल करके बैठ जाएं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या है, कैसा है इंडिया का फिजिकल फीचर्स, यानी कि यहाँ किस किस तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। कहीं प्लेट्यू है, और वो जो है वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे बना है, तो इन सब को इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुका है पहले से ही कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। अब आप किस लैंडफॉर्म्स में रहते हैं, मतलब आपका जो एरिया है वहाँ कैसा ट्रेन है, मतलब जो भूमि है वो कैसी है। तो यदि आप प्लेन्स में रहते हैं तो आप लोग प्लेन्स के जो लैंड है उससे फेमिलियर होंगे, उसके बारे में जानते होंगे। और अगर हिली रीजन में रहते हैं तो वहाँ का जो भूमि है वो रग्ड है, यानी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। माउंटेन्स है, वैलीज है, वहाँ का कॉमन फीचर। और प्लेन का बिल्कुल प्लेन, बहुत दूर 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 तक फैला हुआ। तो हमारा कंट्री जो है उसमें बहुत सारे जो मैजिकल फीचर्स हैं, हमारे अर्थ के बहुत सारे जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो सब पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड्स हैं, ये सारे हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये फीचर्स जो हैं वो हम लोग नहीं बनाए हैं, ये खुद से बने हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये जो फीचर्स हैं वो कैसे बने हैं, अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बने हैं इंडिया में, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद बहुत सारे रॉक्स जो हैं, कुछ जो हैं बहुत हार्ड रॉक्स हैं, जैसे कि मार्बल्स हो गए जिसका कि यूज करके ताजमहल बना है। और कुछ जो हैं वो वेरी सॉफ्ट रॉक्स हैं, जैसे कि सोप स्टोन है, जिससे कि टाल्कम पाउडर बनाया जाता है। और सॉइल जो है उसका भी कलर वेरी करता है जगह जगह के हिसाब से, क्योंकि जो सॉइल है वो अलग अलग काइंड्स के रॉक से ही बना है, इस कारण उसका जो कलर है वो भी वेरी करता है। तो क्या आपने सोचा है कि इस वेरिएशन का और कारण क्या है, इतना ज़्यादा वेरिएशन? तो बहुत सारे वेरिएशन जो हैं वो डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन, क्योंकि रॉक का फॉर्मेशन होता है उसमें ही बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जिसके कारण ये सारे वेरिएशन हमारे सॉइल में आए हैं। और इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा लैंड मास है, जो कि जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान ये बना था। और इसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू है। तो इस जो स्ट्रक्चर है लैंड का वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण हमारा जो अर्थ पे अलग अलग जो लैंड मास है, अलग अलग इसका जो फिजिकल फीचर्स है, हमारे इंडिया का भी अगर देखा जाए तो वो किस किस कारण से हुआ है। तो वेदरिंग के कारण से ये बना है, इरोजन के कारण से, डिपोजिशन के कारण से, ये सब अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स हैं वो बने हैं। तो वेदरिंग यानी कि मौसम के हिसाब से, इरोजन यानी कि किसी चीज़ का कटाई होता है, जैसे कि माउंटेन्स है वहाँ से कट रहा है मिट्टी, उसके कारण। और डिपॉजिट, रिवर्स जो सॉइल ला रहा है वो कहीं पे डिपॉजिट कर रहा है, तो उसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बने हैं। तो इसको हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है फिजिकल फीचर्स का, उसको एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज, और कुछ सर्टेन एविडेंस के मदद से। कुछ सर्टेन जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं उनके पास, उनके थ्योरी से। और उन्हीं में से एक है प्लॉजिबल थ्योरी, जो कि बताता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स का थ्योरी बताता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग है क्या कि जो हमारा अर्थ है उसका सबसे ऊपर जो पार्ट है वो क्रस्ट है, हम लोग जानते हैं। और ये जो क्रस्ट है उसका 7 मेजर प्लेट्स है और कुछ माइनर प्लेट्स हैं उस क्रस्ट में। तो इस क्रस्ट से, या जो हम कहते हैं जिसको कि टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसके कारण हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स, जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स है हमारे अर्थ का या फिर इंडिया का, वो कैसे है। तो जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण उन प्लेट्स के बीच में स्ट्रेस आ जाता है, मतलब तनाव आ जाता है। और जो उसके ऊपर कंटिनेंटल रॉक्स हैं उनमें भी, जिसके कारण होता क्या है कि फोल्ड हो जाता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो या तो फोल्ड हो गया या
फॉल्टिंग हो गया या वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया। तो फोल्डिंग में होता क्या है कि वो मुड़ जाता है और मुड़कर वो जो प्लेस है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है अपने नियर बाई प्लेसेस से। और फॉल्टिंग में होता क्या है कि जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाता है, जिसके कारण वहां थोड़ा गड्ढा जैसा हो जाता है। उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी में हुआ क्या कि बहुत सारे वॉल्केनो से जो लावा निकले वो लावा निकल करके और चारों तरफ इकट्ठे हो गए, तो उसके कारण भी लैंड फॉर्म जो है वो चेंज होता है, और जिसके कारण फिजिकल फीचर्स भी। तो ये जो प्लेट मूवमेंट्स है इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो जब प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के तरफ आते हैं तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करते हैं। कन्वर्जेंट यानी एक जगह आकर के वो मिलते हैं। तो कुछ प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग चले जाते हैं इस कारण, तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म करते हैं। तो कुछ कन्वर्जेंट बाउंड्री, कुछ डाइवर्जेंट बाउंड्री। और यदि दो प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और क्रम्बल हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के अंदर चला जाए। तो फर्स्ट जो फिगर यहाँ दिख रहा है नीचे मेंटल है, कन्वर्जेंट बाउंड्री लिखा हुआ है, 2 प्लेट्स है तो एक प्लेट जो है वो नीचे एक के अंदर जा रहा है, तो ये हो गया। या फिर कभी कभी होता क्या है कि वो स्लाइड करते हैं, स्लाइड अंडर अदर, वो हो गया। और कभी कभी वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करते हैं। जैसे यहाँ जो ट्रांसफर बाउंड्री है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यानी पैरेलली वो मूव करते हैं एक दूसरे के लॉन्ग। तो इस मूवमेंट में क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनेगा, यानी बाउंड्री जो है वो चेंज हो जाएगा। जो भी हमारा लैंड फॉर्म्स है जैसे उसका बाउंड्री चेंज होगा। इसको भी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मूवमेंट जो होता है इन प्लेट्स का, जिसके कारण पोजीशन और साइज है किसी भी कॉन्टिनेंट का वो चेंज हो सकता है। यानी कि अभी वो कॉन्टिनेंट यहाँ है और बहुत सालों बाद यानी लाखों सालों बाद वो जो कॉन्टिनेंट है वो उसका पोजीशन चेंज हो सकता है इस जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसके कारण। और कुछ जो मूवमेंट्स है जिसके कारण इवोल्यूशन, इन्हीं मूवमेंट्स के कारण बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ है लैंड फॉर्म्स का, और हमारे इंडिया का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो बहुत सारे जो वोल्केनोज है, जो अर्थ क्वेक हैं, वो इन्हीं मार्जिन्स यानी कि जहाँ पे मार्जिन्स होता है, प्लेट के बीच में थोड़ा गैप होता है, वहाँ ये वोल्केनो और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अब उन प्लेट्स में भी आने लगा है जहाँ ये मार्जिन्स नहीं है। तो ये कैसे जो है वो पैरेलली मूव करता है, हॉरिजॉन्टली मूव किया है बहुत सारा कंटिनेंट और एक जगह से दूसरे जगह गया, तो हम लोग देख सकते हैं आगे। उसके बाद मैप से भी समझेंगे। तो जो ओल्डेस्ट लैंड मास था वो पेनिनसुला पार्ट था। पेनिनसुला होता क्या है, वैसा एरिया जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो, और वो जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड में हमारा कौन कौन सा अभी का जो कंट्री है वो कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब सिंगल लैंड मास थे बहुत समय पहले, यानी लाखों साल पहले ये एक ही भूमि का पार्ट थे। और कन्वेंशनल करेंट्स के कारण, जो समुद्र में कन्वेंशनल करेंट्स आते हैं उसके कारण ये स्प्लिट हो गए। क्रस्ट जो है हमारा अर्थ का क्रस्ट वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स था वो ड्रिफ्ट हो गया, और फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही पार्ट था, वो सेपरेट हो गया गोंडवाना लैंड से। और वो मूव किधर करने लगा, तो नॉर्थ साइड में मूव करने लगा। और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट के कारण हुआ क्या कि ये जो प्लेट था, जो हमारा इंडियन प्लेट था, वो कोलाइड कर गया यूरेशियन प्लेट से, यानी यूरोप और एशिया का जो प्लेट है, और इंडियन प्लेट वो आकर के एक दूसरे से टकरा गया। और इस कोलिजन के कारण बहुत सारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, जो इस प्लेट्स के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो उसमें से निकल करके बाहर आए। और ये जो प्रोसेस था इसको कहते हैं जियोसाइक्लाइन, जिसमें होता क्या है कि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो हुआ क्या कि जब वो टकराए तो टकराने के बाद थोड़ा दूर हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स था वो ऊपर आया, और जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। तो उस गड्ढा का नाम था तीत सी, और वहीं से फोल्ड माउंटेन हमारा वो फिर वहाँ फोल्ड हो गया। और फोल्ड माउंटेन जो है हमारा वेस्टर्न एशिया का, और हिमालय वो फोल्ड माउंटेन ही है, वो बना। तो वहाँ हिमालय जो बना वो किसके कारण, तो तीत सी जो था वो अपलिफ्ट हुआ, मतलब वहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे वो ऊपर निकले कोलिजन के कारण। और जो नॉर्थर्न फ्लैंक था यानी उत्तरी भाग था वो धीरे धीरे ऊपर उठते गया, और पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपरी भाग में
इसका फॉर्मेशन हो गया और वहाँ बहुत बड़ा एक बेसिन बना, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यानी कि जो हिमालय था उसके नीचे बहुत बड़ा गड्ढा था जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका नाम था तितसी। और हुआ क्या कि समय बदलते बदलते ये जो गड्ढा था वो भरता गया। तो किस चीज़ से भरा? तो रिवर जो थे वो हिमालय यानी माउंटेन से बहुत सारे सेडिमेंट यानी रॉक्स को बहा करके लाते थे और वो जो बेसिन बना था उसको भरते गए और भरते भरते ये पूरा फील हो गया। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो साउथ में हम देखते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। और जो रिवर्स फ्लो करते हैं नॉर्थ वगैरह में, वहाँ भी वो जो फील हुआ है सेडिमेंट रॉक्स वो वैसा ही है। अब फ्लैट लैंड जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। वो किसके कारण फ्लैट लैंड बना है? तो एलुवियल डिपॉजिट्स के कारण, यानी एलुवियल जो है वो डिपॉजिट हुआ, तो एलुवियल से ही बनता है हमारा एलुवियम सॉइल। तो एलुवियल सॉइल बना, वो डिपॉजिट होते होते जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया का उसका फॉर्मेशन हुआ। और जो लैंड है वो ग्रेट फिजिकली वेरिएशन, मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो जियोलॉजिकली देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो उसमें बहुत ही पुराने लैंड मासेज भी पाए जाते हैं, जो कि अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले बहुत पुराने लैंड मास हैं वो हमारे इस पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी इंडिया में हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है हमारा इंडियन प्लेन्स वो मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है, यानी कि इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुला है वो मोस्ट स्टेबल यानी बहुत ज़्यादा स्थिर रहने वाला। जबकि हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन जो हैं वो सबसे रिसेंट लैंड फॉर्म है, यानी सबसे नए पृथ्वी पे बनने वाले जो लैंड फॉर्म्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स और हमारा हिमालय है। और अगर जियोलॉजी व्यू पॉइंट से देखा जाए तो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो अनस्टेबल जोन है, यानी कि कभी भी वो स्थिर नहीं रहता। इसी कारण भूकंप वगैरह भी आते रहता है हिमालयन रीजन में, वो तो अनस्टेबल है। लेकिन इंडियन पेनिनसुला जो है वो स्टेबल है। तो होल माउंटेन सिस्टम जो है हिमालय का वो बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी शो करता है, यानी कि बहुत ही वो युवा है। अगर देखा जाए तो बहुत युवा लैंड मास है, जिसमें कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बहुत गहरी खाइयां हैं, डीप वैलीज हैं और बहुत तेज बहती हुई नदियां हैं। ये जो हिमालय का जो पार्ट है माउंटेन सिस्टम जो है वहाँ पे। और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल डिपॉजिट से बना है, यानी कि जो एलुवियल सॉइल्स जो एलुवियल रॉक से वहाँ पे आया एलुवियल सॉइल और आकर के डिपॉजिट हो गया। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसमें बहुत सारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं जो कि कहाँ से आते हैं? तो राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज में पाए जाते हैं, यानी बहुत गहरे गहरे घाटियां, बहुत ऊंची ऊंची चोटियों में। अब हम एक एक करके हर एक जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे इंडिया का उसको हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल फीचर जो इंडिया का है उसको 6 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड जो है वो नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डिजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। तो हिमालयन जो कि जियोलॉजिकली सबसे यंग है स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स, जो कि फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक? तो भारत के जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, यानी कि उत्तरी अगर कहा जाए सीमा भारत का, तो वहाँ फैला हुआ है ये हिमालयन माउंटेन्स। और इन माउंटेन रेंज जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, यानी इंदस नदी से, जिसको सिंधु कहते हैं, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है। और हिमालय जो है वो लॉफ्टिएस्ट है, यानी कि हमारे लिए गौरवशाली है और वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन्स है, यानी सबसे ज़्यादा ऊबर खाबर वाला पहाड़ी बैरियर किसी भी संसार का बैरियर में सबसे ऊपर स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा ऊबर खाबर वाला बैरियर है, यानी कि दूसरे कंट्री के लोगों को इंडिया में आने से रोकता है ये हिमालय। और इसका जो फॉर्मेशन है वो एज आर्क है, यानी कि धनुष के तरह है। और ये जो है लगभग 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक फैला हुआ है। और सबसे वाइडेस्ट जो पार्ट है, जो सबसे चौड़ा पार्ट है वो है कश्मीर में, जो कि 400 किलोमीटर चौड़ाई है। और सबसे जो कम है वो 150 किलोमीटर चौड़ाई है अरुणाचल प्रदेश में। और अल्टीट्यूड वेरिएशन, यानी इसका हाइट जो है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक? तो ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में और सबसे कम है वेस्टर्न हाफ में। मतलब ईस्टर्न हाफ में ऊंचाई ज़्यादा है और वेस्टर्न हाफ में कम है। हिमालय जो है उसको 3 पैरेलल रेंज में हम लोग बांटे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, यानी लंबाई के तौर पे अगर देखा जाए तो 3 भाग में बांटा गया है। तो नंबर ऑफ वैली जो इनके बीच में लाई करते हैं
बहुत सारे जो वैली हैं, बहुत सारी घाटियां हैं, इन जो पैरेलल रेंज हैं 3, उनके बीच में लाई करती हैं। तो ये जो पैरेलल रेंज है उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है, जिसको कि ग्रेट या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जो अगर मैप में देखा जाए तो सबसे ऊपर होता है, तो वो है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, जिसको कि इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, यानी कि लगातार, बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ पहाड़ है और बीच में बहुत जगह खाली। ये कंटिन्यूअस रेंज है जो कि बहुत ही गौरवशाली, इसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं, जिसका कि एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो 6000 मीटर है एवरेज हाइट। और इसमें बहुत सारे जो ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियाँ हैं वो इसी इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में हैं। तो यहां से अगर देखा जाए इस फिगर से, तो देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस लाइन है, बीच में कहीं भी रुका नहीं है। ब्राउन लाइन जो सबसे ऊपर दिख रहा है बिल्कुल कंटिन्यूअस इधर जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश की ओर आ रहा है, तो यही है हमारा ग्रेट हिमालय का पार्ट। उसके बाद जो है उसमें बीच बीच में थोड़ा गैप है, उसके नीचे वाला भी जो पार्ट है वो गैप। तो इस तरीके से ये पैरेलल है एक दूसरे से। उसके बाद इसमें भी उसी टाइप से दिख रहा है हमें। अब आगे देखते हैं कि कुछ जो हाईएस्ट पीक है हिमालय के वो हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ये जितने भी पीक जो दिए हुए हैं, जितने भी चोटियां हैं, वो सब के सब ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। तो फोल्ड जो है ग्रेट हिमालय का वो एसिमेट्रिकल इन नेचर है, यानी कि एक समान नहीं है। ऐसा नहीं कि सब जगह एकदम बराबर है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस टाइप का भी है। और जो कोर है इस पार्ट का हिमालय का, वो जो है वो बना हुआ है ग्रेनाइट पत्थर से। और इसका जो ऊपरी भाग है वो मोस्ट ऑफ द ईयर स्नो से बाउंड रहता है, यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। और बहुत सारे ग्लेशियर, यानी कि बहुत सारे जो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, वो इसी रेंज में पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो रेंज है वो साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स है जो है वहाँ पे। अब इस रेंज के, यानी ग्रेट हिमालय के रेंज के साउथ में, यानी हिमाद्री से अगर मैप में देखें तो नीचे वाला जो रेंज है वो बहुत ऊबर खाबर माउंटेन्स है। वहाँ माउंटेन सिस्टम जो है वो बहुत ऊबर खाबर है और इसको जाना जाता है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से। और ये जो रेंज है वो बना हुआ है मेनली अल्टर्ड रॉक्स और हाईली कंप्रेस्ड रॉक से। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक इसका हाइट, तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक। और इसका जो एवरेज विड्थ है, चौड़ाई, वो 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल जो रेंज है वो सबसे लंबा रेंज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है इस हिमाचल रेंज का, जिसमें और भी कुछ प्रोमिनेंट रेंज हैं, वो हैं धौलाधार और महाभारत रेंज। इस रेंज में बहुत ही फेमस वैली है, तो कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध वैली इसी रेंज में आती है। कांगड़ा हो गया, कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये हिल स्टेशन है जो कि कहाँ आता है, तो हिमाचल, यानी कि लेसर हिमालय वाला पार्ट जो बीच में है, जो पैरेलल लाइंस है उसके बीच वाला जो पार्ट है उसका ये पार्ट है। अब जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, जिसको कि शिवालिक कहते हैं, जो सबसे साउथ में, यानी सबसे नीचे वाला जो पार्ट अगर मैप में देखा जाए तो उसको हम कहते हैं शिवालिक। और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। और इसका जो हाइट है वो वेरी करता है 900 टू 1100 मीटर्स के बीच में। और ये जो रेंज है वो बना हुआ है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से, जो कि रिवर्स के द्वारा लाया गया है। यानी मेन हिमालय जो है वहाँ से नदियों से होकर के ये बहते बहते दूर उत्तर से आकर के, और यहाँ जो बना है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ जो घाटियाँ हैं वो बहुत ही थिक ग्रेवल से, यानी बहुत बड़े बड़े चट्टान वगैरह, पत्थर वगैरह से भरे पड़े हैं। और इसमें एलुवियम भी है, यानी एलुवियम वो चीज़ जिससे कि हमारे प्लेन्स का एलुवियल सॉइल बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो लेसर हिमालय के बीच में पाया जाता है। और शिवालिक आर नोन एज डून, यानी लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाने वाला जो घाटी है उसको दून के नाम से जानते हैं। और उसी दून के नाम से वहाँ के बहुत सारे जगहों का भी नाम है, यानी कि वैली का नाम है। ये किसके किसके बीच में, तो लेसर हिमालय यानी सेकंड वाला जो हिमालय का पार्ट है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है साउदर्न मोस्ट हिमालय का पार्ट, उसके बीच में आने वाले जो
वैली हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है, और उसी के कारण बहुत सारे जगहों का नाम है, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ये सब कुछ बहुत ही जाने वाले जगह हैं, मतलब जिसको हम लोग जानते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा अब जो है हिमालय को हम लोग रीजन के बेसिस पे भी बांटे हैं, यानी वेस्ट से ईस्ट की बेसिस पे भी इसको बांटे हैं, और इन डिवीजन को हम लोग रिवर वैली के हिसाब से बांटते हैं, यानी कि किस नदी की घाटी में कौन सा पार्ट आता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वैसा हिमालय का पार्ट जो कि इंदस और सतलज नदी के बीच में आता है उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, लेकिन इसको जाना जाता है रीजनली कश्मीर या हिमाचल हिमालय के वेस्ट में। उसके बाद मतलब पंजाब हिमालय हो गया, उसके बाद कश्मीर और हिमाचल हिमालय। तो जो इस हिमालय का जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, तो सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट लाई करता है उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हो गया वो पंजाब हिमालय, जो किसके किसके बीच, तो इंदस और सतलज नदी के बीच। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच उसको कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच जो पाए जाते हैं उसको नेपाल हिमालय कहते हैं, और जो तेस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो पार्ट है उसको असम हिमालय कहते हैं। और बहुत सारे रीजनल नेम भी इसमें यूज किया गया है इन कैटेगरीज में। तो अब कुछ और भी हिमालय का नाम, अब हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय का, यानी कि सबसे पूरब में जब हिमालय हमारा जाता है तो उस बाउंड्री पे ब्रह्मपुत्र नदी है। और धियांग के बाद धियांग जॉर्ज के बाद हिमालय जो है वो शार्पली बेंड करती है, यानी नॉर्थ में वो नॉर्थ की ओर रहती है और शार्पली बेंड कर जाती है साउथ की ओर, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में जाने के बाद बिल्कुल साउथ की ओर वो बेंड कर जाती है, और ईस्टर्न बाउंड्री जो इंडिया का है वहाँ वो फैलती है। तो वहाँ का जो जगह है जहाँ पे वो शार्पली मुड़ी है उस जगह को हम लोग पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स और ईस्टर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो हिल है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, जिसमें कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो बनी हुई हैं किससे, तो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है इसमें, और जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स है। स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एक टाइप है। और ये जो एरिया है हमारा पूर्वांचल का, यहाँ पे बहुत सारे घने घने जंगल हैं, और यहाँ बहुत सारे पैरेलल रेंज हैं, यानी कि समानांतर बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, और बहुत सारी घाटियाँ भी हैं। पूर्वांचल में जो है उसमें कुछ जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम हैं पातकी हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। अब हम जानेंगे, तो यहाँ तो हो गया हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिए, हिमालय के बारे में। अब नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना है किसके कारण, तो बहुत सारे नदियों के कारण। तो उनमें से कौन कौन से मेन रिवर्स हैं जिनके कारण वो बना है, तो इंदस हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ जो आकर के उसमें मिलती हैं या फिर उसी का पार्ट है, उसी से होकर के वो निकलती हैं इन्हीं नदियों से। तो ये जो प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना है, जो कि एलुवियम के डिपॉजिट से बना है। तो बहुत बड़ा बेसिन था, बहुत बड़ा यहाँ पे गड्ढा था, उसको जब भर दिया गया किसके कारण, तो हिमालय से जो आने वाले जो स्टोन्स थे जो इरोजन होकर के आ रहे थे उसके कारण, और इसको बनने में लाखों साल लगे हैं। और ये जो ज़मीन बना है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि है, और ये जो फैला हुआ है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और ये जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब एरिया हो गया 7 लाख किलोमीटर और लंबाई हो गया और यहाँ चौड़ाई हो गया। यहाँ सबसे डेंसी पॉपुलेटेड एरिया है, यानी सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे रहते हैं। क्यों, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन के कारण, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। इस कारण जो कि यहाँ का जो सॉइल है वो कंबाइंड है एडिक्वेट वाटर सप्लाई, क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे पानी मिलता है, इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छा है रिवर्स के कारण भी, और यहाँ फेवरेबल क्लाइमेट है। जो क्लाइमेट मौसम जो है वो भी अनुकूल है और एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट यही नॉर्दर्न प्लेन है।
तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन का हम लोग देख सकते हैं फिगर। और यहाँ जो रिवर्स है वो आती है कहाँ से, तो नॉर्दर्न माउंटेन से, नॉर्दर्न की जो पहाड़ है वहाँ से, और डिपोजिशनल वर्क करती है, मतलब वहाँ से कुछ मिट्टी लाई, एलुवियल सॉइल, और यहाँ ला करके नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट कर दी, यानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। क्यों ये इकट्ठा होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे नदियाँ नीचे जाते रहती हैं, स्लोप होते जाता है, तो और होता क्या है, जैसे कि और भी अगर कलकत्ता वेस्ट बंगाल के साइड में अगर हम देखें तो वहाँ जो स्लोप है वो और कम हो गया, यानी जो नदी है बिल्कुल सपाट जैसा हो गई है, तो उसका जो स्पीड है वो बिल्कुल कम गया है वाटर फ्लो का, और जिसके कारण जो भी मिट्टी वो ला रही है वो वहाँ इकट्ठा हो जाएगा नदी के बीच में ही, और या फिर नदी के किनारे, और नदी के बीच में जो मिट्टी इकट्ठा होगा उसके कारण रिवराइन आइलैंड बनेगा, यानी नदियों का जो टापू नदी के बीच में रहता है जिसको कि हम लोग डेल्टा कहते हैं। और मजौली जो आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड। अब जो रिवर्स हैं वो लोअर कोर्स में स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती हैं बहुत सारे चैनल में, यानी बहुत सारे पतले पतले चैनल जैसा, जैसे नदी आई बीच में मिट्टी इकट्ठा हो गया तो पतला पतला लगता है कि नहर जैसा वो फैला हुआ है, और इन्हीं पतली पतली जो चैनल्स जो होते हैं नहर जैसा, उन्हीं को हम कहते हैं उनका ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको भी हम लोग 3 सेक्शंस में बांटते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो उसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन, यानी कि वेस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट है उसको पंजाब प्लेन। ये बना है किससे, तो इंदस नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी मदद से, और इसका जो बहुत बड़ा भाग है वो अभी पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा भाग है ये नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन का। उसके बाद इंदस और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इंदस की सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो कि हिमालय से निकली है। और ये जो सेक्शन प्लेन है इसको डोआब्स कहते हैं। डोआब्स मतलब, डोआब जो वर्ड है उसका मतलब, डू का मतलब है दो, और एब मतलब वाटर, यानी 2 वाटर, यानी 2 नदियों से मिलकर के ये जगह बना है दोआब। इसी तरीके से पंजाब जो है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, पुंज और आब। तो पुंज मतलब 5 और आब मतलब 5, यानी कि पंजाब में 5 नदियां हैं जिससे कि वो पंजाब का जो प्लेन है वो बना है। तो अब गंगा प्लेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैलती है, तो गंगा प्लेन जो है वो घग्गर नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक फैली हुई है। और ये फैली हुई है कहाँ कहाँ तक, तो इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ भाग, और वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न पार्ट, और पार्टिकुलरली जो असम का पार्ट है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आता है, वो गंगा प्लेन में नहीं। नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको जनरली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एक फ्लैट लैंड के रूप में, जहाँ की कोई भी वेरिएशन नहीं है, मतलब ज़मीन जो है वो बिल्कुल समतल है। लेकिन ये सही नहीं है, ये जो प्लेन है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, और इसका भी जो स्ट्रक्चर है मतलब भूमि का, उसमें भी बहुत सारे छोटी छोटी पहाड़ियाँ वगैरह हैं। तो इन वेरिएशन के कारण ही इसको 4 रीजन्स में बांटा गया है। तो वो जो रिवर जो कि माउंटेन डिपॉजिट करते हैं पीबल्स, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं, वो बहुत ही संकीर्ण बेल्ट है, बहुत ही पतला बेल्ट है जो कि 8 से 16 किलोमीटर का चौड़ाई है बस। और ये पैरेलल है किससे, तो शिवालिक जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है हमारे हिमालय का उसके पैरेलल है। और इसको कहते हैं हम लोग भाभर, यानी कि जहाँ पे पीबल्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं। और इस स्ट्रीम जो है यहाँ पे बहुत सारी जो नदियाँ हैं, जो झरने हैं, वो आकर के गायब हो जाती हैं, और जहाँ गायब हो जाती हैं उसको हम भाभर बेल्ट कहते हैं। और इस बेल्ट से अगर साउथ में जाया जाए, यानी और थोड़ा नीचे आया जाए, तो फिर से जो स्ट्रीम्स हैं और जो नदियाँ हैं वो फिर से रीइमर्ज हो जाती हैं, फिर से निकलती हैं। तो नदियाँ वहाँ जाती कहाँ हैं, तो जो पत्थर है उसके नीचे उसका पानी चला जाता है, और जिसके कारण फिर से जो नदियाँ उत्पन्न हुई, तो वहाँ का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो गीला और दलदली वाला भाग बन जाता है, जिसको कि हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। और ये जो तराई का क्षेत्र है वो बहुत ही वहाँ घना जंगल और बहुत ज़्यादा जंगली जीव रहते हैं। और
लोगों ने किया क्या कि इन जंगलों को साफ करके अपने लिए एग्रीकल्चरल लैंड बनाया है और वहीं पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो कि पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आ गए थे। वो इन्हीं जगहों पर रह रहे हैं, यहीं का जो जंगल है उसको साफ करके वहीं पे एग्रीकल्चर करते हैं और वहीं पे रहते हैं। इन्हीं रीजन में एक दुधवा नेशनल पार्क भी है। अब जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, वो बना हुआ है बहुत ही पुराने एलुवियम से और ये लाई करता है फ्लड प्लेन से ऊपर। यानी फ्लड प्लेन क्या हुआ, वैसा प्लेन जहां बाढ़ आते रहता है, तो उससे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है और ये टेरेस लाइक फीचर है इसका, जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। और इस पार्ट को हम कहते हैं भांगर। यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट भब्बर हो गया, सेकेंड जो हो गया वो भांगर, जो कि सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो सॉइल रीजन है जो कि कैलकेरियस डिपॉजिट करता है, यानी कि चूना, इसमें चूना जैसा कुछ रहता है, उसको हम कहते हैं कंकर। उसके बाद का पार्ट हो गया। और जो न्यूअर और यंगर डिपॉजिट हुए हैं फ्लड प्लेन में, मतलब जहां बाढ़ आते रहता है उस प्लेन में हमेशा क्या होता है कि नई नई मिट्टियां आकर के वहां पे डिपॉजिट होते रहती है, जमते रहती है, उसको हम कहते हैं खद्दर। और यहां हर एक साल नई मिट्टी आती है, इसलिए ये जो जगह है वो बहुत ही फर्टाइल होता है और वहां बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल होता है, मतलब ज़्यादा खाद वगैरह देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम जानेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो एक टेबल लैंड है, यानी टेबल जैसा वो भूमि है, टेबल जैसे रहता है एकदम फ्लैट टाइप का, उस टाइप का। और ये जो मेनली बना हुआ है किससे, तो पुराने क्रिस्टलाइन, आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। ये जो है वो बना है किसके कारण, तो गोंडवाना लैंड जो है वो टूट गया, उसके कारण बना है। और इस कारण ये जो लैंड मास है यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो लैंड मास है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास इसको हम कह सकते हैं। और ये जो प्लेट्यू है बहुत दूर तक फैला है, इसमें बहुत सारी घाटियां हैं और गोल गोल हिल्स भी हैं, बहुत सारी पहाड़ियां भी हैं, गोल गोल राउंडेड। इस प्लेट्यू में दो ब्रॉड डिवीजन में हम इस प्लेट्यू को कर दिए हैं, दो भाग में बांट दिए हैं। उसका नाम क्या है, तो सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि नर्मदा के नॉर्थ में यानी नर्मदा नदी के ऊपर वाली जो पार्ट है उसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और बहुत सारा इसमें एरिया जो है वो मालवा प्लेट्यू का आता है, जिसको कि हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। इसमें विंध्यान रेंज जो है, विंध्याचल पर्वत के बारे में सुने होंगे, विंध्यान रेंज जो कि घिरा हुआ है किससे, तो सतपुरा रेंज से दक्षिण में और अरावली जो पहाड़ियां हैं उससे नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में। और फर्दर अगर वेस्ट वार्ड अगर हम और आगे जाते हैं तो इसका जो ग्रेजुअली है वो मर्ज होता है, मतलब धीरे धीरे वो ढाल होते होते और सैंडी और रॉकी डिजर्ट जो राजस्थान का है वहाँ तक जाते जाते ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से बहुत सारी जो नदियां हैं यहाँ से बहती हैं, उनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि हमें दिखाता है इससे कि दक्षिण पश्चिम का जो पार्ट है वो थोड़ा ऊपर ऊंचा है और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है वो नीचा है, ढाल है। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड जो है वो बहुत ही वाइडर है वेस्ट में और नैरोअर है ईस्ट में, यानी पश्चिम में बहुत चौड़ा एरिया और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे उसका जो एरिया है वो कम होते जाता है। और ईस्टवार्ड एक्सटेंशन अगर देखें, पूर्व की ओर अगर देखें, तो ये जो प्लेट्यू है उसको लोकली जाना जाता है बुंदेलखंड या बुंगेलखंड के नाम से। ये जो है वो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हो गया वो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है, यानी कि पूर्व की ओर जब हम जाएंगे तो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन, और यहाँ से बहने वाली एक नदी है दामोदर नदी। तो यहाँ छोटा नागपुर का आप वाटरफॉल इस फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है, यानी कि त्रिभुजाकार है। सेंट्रल हाईलैंड हो गया, उसके बाद जो दूसरा पार्ट था दक्कन प्लेट्यू वो ट्रायंगुलर लैंड मास है, त्रिभुजाकार लैंड मास, जो कि नर्मदा नदी के साउथ में यानी नर्मदा नदी से नीचे अगर मैप में देखें तो इसमें जो है जो सतपुरा रेंज है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ब्रॉड है। और नॉर्थ में जबकि क्या है, तो महादेव, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल का रेंज जो कि ईस्टर्न एक्सटेंशन तक मतलब पूर्व तक गई हुई है। अब ये जो है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद दक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट पार्ट में हायर है, लेकिन जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाएंगे तो उसका जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। और ये जो एक्सटेंशन है
ये हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जा सकता है कि जो ये जो दक्कन प्लेट्यू है वो नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ पार्ट में है, जिस पार्ट को हम लोग मेघालय के नाम से जानते हैं। कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, नॉर्थ कोचर हिल्स है, वो सब जो है वो दक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। और ये जो है बीच बीच में बहुत सारे फॉल्स, बहुत सारे गड्ढे से सेपरेट हो गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, नहीं तो दोनों मिल जाता। तो छोटा नागपुर जो है वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है और ये दक्कन प्लेट्यू अलग है। तो ये बहुत सारे बीच में फॉल्ट है जिसके कारण ये दोनों सेपरेट है। और तीन मोस्ट जो प्रोमिनेंट हिल हैं इसका, जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हैं, वो हैं गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। अब इसके बाद हम जानेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है क्या, तो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड में यानी पश्चिम का जो पार्ट है उसको हम लोग वेस्टर्न घाट्स कहते हैं और जो पूर्व का पार्ट है उसको ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न कोस्ट यानी समुद्र का जो पश्चिमी तट है उसके पैरेलल पार्ट्स है, उसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। और ये कंटिन्यूअस पास करता है, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में वो रुकता है। तो ये प्लेन जो है वो लगातार प्लेन है। और इसमें बहुत कुछ मेन जो जगह है वो थाल, भोर और पाल घाट्स हैं। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में इसको देख सकते हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ऊंचा है। इसका जो एवरेज हाइट है वो 900 to 1600 मीटर्स है और जबकि ईस्टर्न घाट्स का 600 मीटर्स। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से लेकर के नीलगिरी तक साउथ में फैला हुआ है, यानी महानदी वैली, महानदी की घाटी से लेकर के नीलगिरी पर्वत तक। ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी लगातार वो नहीं है। मतलब कुछ दूर पर क्या है कि घाट आया, मतलब प्लेन आया, प्लेन जगह, और फिर बीच में मान लीजिए कि नदी आ गया या फिर वहाँ पे पहाड़ आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, रेगुलर नहीं है। इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, बीच में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और वो बह कर के कहाँ जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। वेस्टर्न घाट जो है वो ओरोग्राफिक रेन का कारण है, यानी कि जो मौसमी वर्षा होता है वो वेस्टर्न घाट्स के कारण होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे मॉइस्ट विंड यानी कि नमी वाले जो हवा है वो वहाँ से पानी लेकर के उड़ती है। मतलब जो समुद्र का पानी है वो उससे एयर जो है वो मॉइस्ट हो जाता है और वहाँ से ऊपर उठता है वेस्टर्न स्लोप्स के कारण, जिसके कारण हमारे इंडिया में बारिश होती है, जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ हवा। वेस्टर्न घाट जो है उसको हम लोग बहुत सारे लोकल नेम से भी जानते हैं। और वेस्टर्न घाट्स का जो है हाइट वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं। और सबसे हाईएस्ट इसका जो पीक है उसमें अन्नामुदई है जो कि 2695 मीटर्स है। उसके बाद डोडा बेटा 2637 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स। ये सब कुछ जो हैं ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक हैं। उसके बाद सिरौ हिल्स और जवादी हिल्स जो है वो साउथ ईस्ट और ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, ये सब पहाड़ियाँ। तो ये कुछ फेमस हिल स्टेशन है, जिसका ऊटी का जो हम लोग जानते हैं, ऊटी भी इसमें एक पार्ट है जो कि ईस्टर्न घाट्स में आता है। और एक सबसे डिस्टिंक्ट फीचर इसका क्या है, सबसे विशेष गुण क्या है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वहाँ का जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल होता है, खास करके डेक्कन जो ट्रैप है उस एरिया का। तो ये बना किस तरीके से है, तो वोल्केनिक ओरिजिन के कारण, यानी कि ज्वालामुखी से जो मिट्टी निकल के आया है उसके कारण ये ब्लैक सॉइल बना है। इस कारण यहाँ का जो रॉक्स है वो इग्नियस रॉक्स है और एक्चुअली ये जो रॉक्स है वो डेंड्यूड बहुत समय से वो टूट टूट कर ब्लैक सॉइल फॉर्म हुआ है। और अरावली हिल्स, क्योंकि होता क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन में जो भी लावा निकलता है वो रॉक्स के फॉर्म में हो जाता है, पृथ्वी पर आते ही जम जाता है, वो मिट्टी के फॉर्म में नहीं रहता और वही रॉक बहुत सालों टूटते टूटते वो ब्लैक सॉइल बना है। और उसके बाद अब अरावली हिल जो है वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में है, लाई करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, कहाँ, तो वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न
का जो जगह है वहाँ पे अरावली हिल। और ये जो है हाईली इरोडेड हिल है, यानी बहुत ज़्यादा टूटते रहता है, इसलिए इसको हम लोग ब्रोकन हिल्स के भी नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा इसका जो पार्ट है वो टूटते रहता है, इरोड होते रहता है, बिल्कुल समझिए कि एकदम सॉफ्ट रॉक्स होगा यहाँ का। और इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात यानी साउथ वेस्ट में देखा जाए तो गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली तक अरावली हिल्स का एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा इंडियन डिजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल। तो इंडियन डिजर्ट जो है वो वेस्टर्न मार्जिन यानी अरावली हिल्स के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा होते क्या हैं, तो सैंडी प्लेन्स यानी बालू वाली भूमि, एकदम प्लेन, और सैंड ड्यून्स यानी बालू का टीला, बालू का ऊंचा ऊंचा टीला रहेगा। ये रीजन जो है वहाँ बहुत कम बारिश होती है, और साल में अगर माना जाए तो बिलो 150 मिलीमीटर से भी कम। इस कारण से यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल शुष्क मौसम है, बिल्कुल एरिड क्लाइमेट है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, और यहाँ सबसे कम वेजिटेशन होता है। और स्ट्रीम जो है यहाँ नदियाँ वगैरह वो केवल रेनी सीजन में ही दिखती हैं और बहुत जल्द गायब हो जाती हैं, क्योंकि जो सैंड है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो पानी है वो सूख जाता है और समुद्र तक नहीं पहुँचता। तो जितनी भी नदियाँ हैं वो तुरंत सूख गई। और सबसे बड़ी यहाँ की जो नदी है जिसका नाम है लूनी। तो यहाँ फिगर में आप लोग इंडियन डिजर्ट देख सकते हैं। उसके बाद जो है कि बरचांस जो है वो क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स है, यानी चांद जो क्रिसेंट शेप का रहता है, मून उस शेप का ये ड्यून है, यानी कि बालू का टीला है। और ये सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है जो कि इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे प्रोमिनेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है, तो इंडो पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वहाँ। और यदि आपने कभी जैसलमेर घूमा होगा, गए होंगे, तो आपने ये बरचन ग्रुप को देखा होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा पार्ट, जो फिजियोग्राफिक जो इंडिया का फीचर्स है उसमें, तो कोस्टल प्लेन्स। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, कोस्टल स्ट्रिप तक, यानी कि जो तटीय स्ट्रिप है वहाँ तक। और ये वेस्ट में अगर देखा जाए तो अरेबियन सी के पैरेलल है, और अगर ईस्ट में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन बीच के बीच में लगता है, उन दोनों के बीच में कि सैंडविच जैसा है। जैसे सैंडविच में बीच में जो वेजिटेबल्स वगैरह रहता है उस टाइप का लगता है कि वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी के बीच में है जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है, यानी वेस्टर्न प्लेन जो है वे वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच के जैसा है। और इसमें 3 सेक्शन है। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम लोग कोंकण के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई और गोवा का पार्ट आता है कोंकण। सेंट्रल जो पार्ट है उसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं, और जो साउदर्न में मोस्ट पॉइंट है उसको मलाबार कोस्ट से, यानी साउदर्न पार्ट जो है हमारा वेस्टर्न प्लेन का, वेस्टर्न कोस्ट का नहीं, वेस्टर्न प्लेन का, उसको मलाबार कोस्ट कहते हैं। उसके बाद ये जो प्लेन है यहाँ, अब जो बे ऑफ बंगाल के लॉन्ग जो प्लेन है वो बहुत चौड़ा है, इस वेस्टर्न प्लेन जैसा पतला नहीं है। तो ईस्टर्न प्लेन जो है वो बहुत चौड़ा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका, उसको हम लोग नॉर्दर्न कैरकार के नाम से जानते हैं, जबकि जो साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से, कोरोमंडल तट। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से बहती हैं, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और बहुत सारे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है कहाँ, तो इस कोस्ट पे। और चिल्का लेक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ईस्ट कोस्ट का एक फीचर, जो कि चिल्का लेक है। चिल्का लेक को हम लोग जानते हैं कि ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, जो कि उड़ीसा स्टेट में है, और महानदी डेल्टा के दक्षिण में, यानी नीचे अगर मैप में देखा जाए तो महानदी का जो डेल्टा बना हुआ है उसके नीचे। अब जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट है वो आइलैंड, यानी कि जिसको टापू भी कहते हैं, तो वो इंडिया का पार्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया जो है उसका भास्ट मेन लैंड है, सबसे ज़्यादा मेन लैंड है यानी भूमि है। उसके अलावा कंट्री जो है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, तो 2 कंट्री का 2 और आइलैंड ग्रुप भी है। तो कौन कौन सा आइलैंड है, तो एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो ग्रुप है वो केरला का जो मलाबार कोस्ट है, यानी सबसे साउथ कोस्ट है, उससे बहुत ही नज़दीक है। और इस ग्रुप ऑफ आइलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे कोरल आइलैंड हैं, नहीं बहुत कोरल आइलैंड से बना हुआ है। और पहले इस लक्षद्वीप आइलैंड को लकाडीव, मीनाकॉय या अमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1973 में इन सब को मिला करके लक्षद्वीप नाम
कर दिया गया। और बहुत सारे एरिया, यहाँ का जो सबसे छोटा एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है और कावारती आइलैंड जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी लक्षद्वीप का जो भी कार्य मतलब काम होता है वो कावारती में ही होता है। ये आइलैंड ग्रुप जो है यहाँ बहुत ही विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे और जंगली जीव पाए जाते हैं। यहाँ का एक पिट्टी आइलैंड है जहाँ की इंसान तो नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी है, बहुत सारी चिड़ियाँ यानी पक्षी रहती हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आइलैंड का चेन है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब तो ये तो हो गया हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ है, तो अरबियन सी में। अब बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर हम देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल में जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहाँ तो बहुत छोटा था, यहाँ बहुत ज़्यादा है और नॉर्थ से साउथ तक लेकर के फैला हुआ है। और इनको हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो बिगर साइज है और बहुत ज़्यादा संख्या में ही भी है और बहुत दूर तक फैला हुआ भी है। इसमें बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप हैं और इनको भी हम लोग दो भाग में बांट दिए, बहुत सारे हैं इसलिए दो भाग में। जो नॉर्थ का पार्ट है उसको अंडमान के नाम से और साउथ के पार्ट को निकोबार के नाम से। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड हैं वो वैसे माउंटेन्स का पार्ट्स हैं, एलिवेटेड पार्ट्स पोर्शन जो कि डूब चुके हैं, यानी कि डूबे हुए माउंटेन्स के ऊपर ये सब आइलैंड बसा हुआ है। ये आइलैंड ग्रुप जो है वो बहुत ही कंट्री के लिए इम्पोर्टेंस का बात है, क्योंकि यहाँ भी फ्लोरा और फौना यानी कि जो जंगली जीव या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनका बहुत सारा मात्रा में यहाँ हैं। और ये जो आइलैंड है अंडमान निकोबार का वो इक्वेटर से बहुत ही क्लोज है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जहाँ का भी होता है वहाँ बहुत घने घने जंगल होते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना, अब एक चीज़ और जान लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में कि यहाँ एक बैरन आइलैंड है जो कि इंडिया का केवल इकलौता एक्टिव वोल्केनो यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी यही है, जो कि कुछ साल पहले विस्फोट भी हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ उसके कारण नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी समझिए कि नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं। अब फिजियोग्राफिक जो यूनिट है हमारे इंडिया का हर एक रीजन का, उसके बारे में हम लोगों ने जाना और ये क्लियर हो गया कि हर एक रीजन जो है उसमें कुछ न कुछ विशेषता है और हर एक रीजन जो है वो कंट्री के लिए कुछ सोर्स देता है, मतलब उसको नेचुरल सोर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो वो मेजर सोर्स है वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का, यानी वहाँ से पानी और जंगली जो धन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी हम लोग का जो पार्ट है वहाँ से बहुत सारे अनाज मिलते हैं कंट्री के लिए, और ये जो है अर्ली सिविलाइजेशन बेस रहा है, यानी कि जो प्राचीन सभ्यता थी वो यहीं पे थी। और प्लेट्यू रीजन जो है वो स्टोर हाउस है, यानी कि जो पठारीय भाग है वहाँ पे क्या किस चीज़ का स्टोर हाउस है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यानी कि किसी भी कंट्री के लिए, जैसे हमारे कंट्री के औद्योगिकरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद जो कोस्टल रीजन हो गए, आइलैंड ग्रुप्स हो गए, ये साइट है, मतलब ऐसे जगह है जहाँ पे फिशिंग होता है, पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है। और इस कारण जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है हमारे लैंड का यानी हमारे इंडिया का, जिस कारण फ्यूचर में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट का। तो यहाँ आपका जो चैप्टर 2 था वो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपना सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।